Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the second demo class by CEPI of the day and third in sequence. Today's lecture is about current affairs and Pak affairs. So let me just share the screen with you guys so that we can start on. Acha ji. So let's just start about who am I, who is Shahryar Ali Khan. So I am a graduate of NUST, and I've always been very keen and fond of global affairs, global issues, current affairs, domestic affairs. So in order to teach you guys that, I've compiled a whole course and I've designed a whole course for targeted CSS teaching. So I'll be doing that. And other than that, I've also been a content writer, and I've also been very fond of books. So yeah, now let's get on to the brief overview of current affairs in Pakistan affairs. So let's talk about what is basically current affairs, Pak affairs, and also the scope and importance of current affairs in Pakistan affairs. So current affairs in Pakistan affairs compulsory subjects की जो list है हमारी CSS की 600 marks की, उसके दो अलग-अलग subjects हैं containing 100 marks each. अगर हम इसके scope और importance के बारे में बात करें तो इसका scope और importance ये है कि this basically forms the base of all your CSS preparation. इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स है, अगर आप इसको होलिस्टिक तरीके से तैयार करते हैं तो आपको ये हर सब्जेक्ट में जो है उस तरह से हेल्प करेगा. बी इट इंग्लिश ऐसे, बी इट और योर ऑप्शनल्स, ये सब्जेक्ट ऐसा, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आपके सीएसएस के एक एक्सपोजर में, एक ग्रूमिंग में, एक एक्सप्रेशन में आपकी राइटिंग के, तो वो एक ओवरऑल वो इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस जो है वो वहाँ लाया करता है. तो hence it is a very vital subject. नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो हम सिलेबस की बात करते हैं करंट अफेयर्स की सबसे पहले. अच्छा जी, करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट जो सिलेबस है ये क्योंकि डिज़ाइन किया गया था तकरीबन आप कह लें 2016 के अंदर, और 2016 में ये था कि इसकी थोड़ा सा आप कह लें कि एक तरह से आउटडेटेड भी है क्योंकि ये अपडेट नहीं किया गया. और करंट अफेयर्स की अगर आप पास्ट पेपर्स खोलेंगे तो करंट अफेयर्स बेसिकली जो है वो जो ऑन गोइंग ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से इसका पेपर बनता है. तो मैं बहुत ज़्यादा देर इसके सिलेबस डिस्कस करने में नहीं लगाऊंगा, आप फॉर्मली इसको व्यू कर सकते हैं. I'll give you 10 to 15 seconds to view the current affairs syllabus. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है. वी आर लाइव ऑन फेसबुक, दैट सो दैट ऑटोमेटिकली विल बी सेव्ड, सो यू कैन व्यू इट देयर. कोई भी सवाल वगैरह हो आपका तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हैंड रेज में पर्सनली प्रेफर ये करूंगा कि आप टॉपिक के बाद या एक सेक्शन के बाद आप अपना हैंड रेज कर लें, माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स ओपन है. उसके बाद मैं आपके सवाल जो है उनको कैटर कर लूंगा बारी बारी. आप लोग जितनी दफ़ा भी कोई डाउट पूछेंगे तो यू वेलकम टू आस्क. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अगर हम स्लाइड्स की तरफ, तो ये ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं करंट अफेयर्स के. इसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस पे जाते हैं. तो पाकिस्तान अफेयर्स का भी इसी तरह 2016 में क्योंकि सिलेबस डिज़ाइन किया गया था, और वक्त के साथ साथ आपने अगर नोटिस किया हो तो पेपर्स भी आपके एनालिटिकल हो रहे हैं, और इस तरह से सिलेबस भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहता स्पेसिफिकली फॉर दीज सब्जेक्ट्स. सो ये आपका पाक अफेयर्स का सिलेबस है. अब हम आते हैं टू लेट्स कम ऑन टू द रियल डील नाउ, कि हम पढ़ेंगे क्या एक्चुअली अपने जो ये CEPI के कोर्स में है. तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जो टॉपिक्स, सबा बशीर रेज्ड अ हैंड. सबा, इफ यू कैन प्लीज वेट फॉर व्हाइल सो दैट आई कैन कवर दिस सेक्शन, देन वी कैन कम ऑन टू द क्वेश्चंस. टॉपिक्स, अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, अगर हम कि कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मैं आपको स्लाइड्स अभी आप जो भी बोलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है. मैं आपको एक दफ़ा हम ख़त्म कर लें तो आप जो भी स्लाइड बोलती हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा. अच्छा जी, अगर हम जो टॉपिक्स अब हम इस कोर्स में कवर करेंगे, वो सबसे पहला जी
क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, द ऑरिजिन्स, रेमिफिकेशंस एंड सॉल्यूशंस। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप में से बहुत सारे जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं होगी, जनरली उतनी अच्छी नहीं होती, तो अगर कोई स्मॉल मतलब कुछ छोटे बज़वर्ड्स टाइप हैं तो मैं आपको उनका साथ साथ मतलब भी बताता जाऊंगा, ताकि आपकी ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती जाए और आपका वोकैबुलरी बैंक जो है वो भी बढ़ता जाए। तो जैसे टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, द ऑरिजिन्स, रेमिफिकेशंस एंड सॉल्यूशंस। तो रेमिफिकेशंस का जो लफ्ज है, इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट। तो यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग एक्सप्रेशन एज वेल, ये बड़ा अच्छा लफ्ज है। फिर हम आगे जाते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स की हम बात करेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा जो है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो अफगान पीस प्रोसेस, हिस्ट्री ऑफ द परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस, जो कि बड़ा एक कह लें एक बर्निंग टॉपिक है। काफी ये रेलेवेंट है, और अब आपने सुना भी होगा ट्रूप्स विड्रॉल की बात हो रही है अब, तो ये बड़ा एक हमारे लिए इम्पेरेटिव टॉपिक है। उसके बाद हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ फाइटिंग ऑफ पोलराइज्ड यूएसए एंड रिन्यूड फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स प्रेसिडेंट बाइडेन के जो हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो पोलराइज्ड यूएसए होगा, इंटरनल पोलराइजेशन वे फॉरवर्ड, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितना डिवाइडेड है आजकल यूएस जो है एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन। तो उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, ये भी बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी आपका बड़ा रिकरिंग आजकल एक टॉपिक है, ऐसे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में पूछा जाता है अलग अलग डायमेंशंस में। उसके बाद जी ऑनगोइंग और अनफिनिश्ड इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन द वर्ल्ड, ये है आई थिंक द टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस ऑफ कोविड-19 एज द कोलैप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे। फिर एब्राहम अकॉर्ड्स एंड द डेस्टिनी ऑफ द पैलेस्टीन इशू पढ़ेंगे। फिर एन ओवरव्यू ऑफ द राइज ऑफ चाइना एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ द ग्लोबल अरीना पढ़ेंगे, इस्लामोफोबिया एंड रेसिज्म इन द रीसेंट पास्ट, हम इसको पढ़ेंगे कि इस्लामोफोबिया और रेसिज्म का भी जो टॉपिक है ये बड़ा आजकल एक ट्रेंड पे आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे। फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के ऊपर आएंगे तो हम ऑन गोइंग इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट हम देखेंगे कि क्या है इसमें, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे, और फ्यूचर ऑफ द कश्मीर कॉज, ये तो एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है, और ये हमेशा से एक रिकरिंग टॉपिक रहा है सीएसएस के अंदर, तो ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हम पाक अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो आते हैं। सबसे पहला एक बड़ा जरूरी टॉपिक जी, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द सिंगल नेशनल करिकुलम, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स, कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के, जो कि बड़ा ही आजकल जिसके बारे में बात की जा रही है। फिर मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान रोल है, कि पाकिस्तान के क्या रोल है मिडिल ईस्ट में की पॉलिटिक्स में। फिर पाकिस्तान vis-a-vis द प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अफगान कनंड्रम caught between the geopolitical fire, जो अफगानिस्तान का इशू है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। कनंड्रम बेसिकली इज एन इशू, कनंड्रम कहते हैं किसी इशू को। अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव पाक यूएस रिलेशंस, द पेटेंट क्लाइंट पास्ट एंड पॉसिबल फ्यूचर विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम पास्ट को भी कवर करेंगे और आपके फ्यूचर को भी देखेंगे कि किस तरह से आपका फ्यूचर जो है वो जाएगा। और उसके बाद फिर हम FATF एंड पाकिस्तान इनहेरेंट क्वागमायर की बात करेंगे, क्या FATF की हिस्ट्री रही है। क्वागमायर बेसिकली दलदल को कहते हैं, जो आपको अगर नहीं पता। उसके बाद हम बात करेंगे इंडो पाक एंड द इंसेसेंट एवरलास्टिंग कश्मीर प्रेडिकमेंट थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री, जिसमें बेसिकली कश्मीर प्रेडिकमेंट एंड इंडो पाक रिलेशंस की हम बात करेंगे। इंसेसेंट या एवरलास्टिंग का जो लफ्ज है, इंसेसेंट मतलब कि नेवर एंडिंग कहते हैं इसको, और प्रेडिकमेंट कहेंगे कि मुश्किल सिचुएशन को प्रेडिकमेंट कहते हैं, कि या मुश्किलात को आप कह लें एक प्रेडिकमेंट कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो हम बात करेंगे, जिसकी वो है कंपैरेटिव मैशिनेशंस ऑफ इंडियाज हाइब्रिड वॉर एजेंडा और स्ट्रेटजी। ठीक है, मैशिनेशंस का मतलब होता है कि जी प्लॉट या स्कीम्स, तो इंडिया की हाइब्रिड वॉर स्कीम्स जो हैं वो क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रेमिफिकेशन ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान रिस्पॉन्स, अगेन रेमिफिकेशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट्स, और फिर द प्लाइट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, होलिस्टिक ओवरव्यू, हम क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस देखेंगे कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस क्या रही है आपकी।
पाकिस्तान में, और होलिस्टिक मतलब एक ओवर आर्चिंग, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा व्यू। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, जो टाइम बॉम्ब ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, ये एक और टॉपिक होगा हमारा। फिर नेशनल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। फिर द इम्पेनेट्रेबल रिलेशनशिप पाक चाइना इन द लाइट ऑफ सीपैक एंड द रीजन। इम्पेनेट्रेबल मतलब अनब्रेकेबल कह लें, कि एक बॉन्ड अनब्रेकेबल जो है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो डेवलप हुआ है। उसके बाद हम टू एज्ड और डबल एज्ड पॉलिटिक्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट की बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, टेल ऑफ चेंजिंग पॉलिसीज एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। उसके बाद द हाइब्रिडाइज्ड डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशन, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस में भी मेंशन्ड है, उसको हम कवर करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिड जो होता है वो मिक्स होता है, या ब्लेंड आप कह सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड जो चीज़ होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे जी पाक अफेयर्स में रिपोजिशनिंग और ट्रांसपोजिशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है शिफ्ट, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया जा रहा है और हम क्या देख रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी कॉन्टूर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वीजा वी पाकिस्तान। कॉन्टूर्स जो है क्लाइमेट चेंज की क्या है, कॉन्टूर्स बेसिकली होती है योर आउटलाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। वीजा वी का मतलब होता है कि एक लैटिन लफ्ज है वीजा वी, और वीजा वी का मतलब होता है इन रेलेवेंस या विद रेलेवेंस। तो कॉन्टूर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वीजा वी पाकिस्तान। फिर वाटर क्राइसिस एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे, प्री पार्टीशन पर्सनैलिटीज की बात करेंगे, और प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो ये तो हो गए आपके टॉपिक्स। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट प्लानर आपका क्या होगा करंट अफेयर्स का, कि किस तरह इनको कंपार्टमेंटलाइज सेक्शनलाइज किया होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट प्लानर है। ये अगर आप कहेंगे तो आपको सेपरेटली मिल भी जाएगा किस तरह डिवाइडेड है। करंट अफेयर्स का जो हमारा सिलेबस है वो 13 लेक्चर्स में डिवाइडेड होगा, और जो हमारा पाक अफेयर्स का सब्जेक्ट प्लानर है वो हमारा होगा तकरीबन 17 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा, इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्कोरिंग ट्रेंड की, कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में क्या स्कोरिंग ट्रेंड रहा हुआ है, तो कुछ आप ये कह लें कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में अगर अच्छी तैयारी के साथ आपका 60 to 70 या 65 इस तरह से स्कोर आ जाता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड इनफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता। इसके लिए ये है कि आप आगे हम बात करेंगे अभी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की भी। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में आपने कोशिश करना है, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा और प्रोवाइड भी करता जाऊंगा, कि आपने अपना पेपर डिस्टिंक्ट बनाना है। उसके लिए आपने अपने ग्राफ्स बनाने, फ्लो चार्ट बनाने, मैप्स बनाने, वो किस तरह बनाने वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको सिखाऊंगा किस तरह वो करना है, इंटरैक्टिव मैप्स किस तरह बनाने। और उसके अलावा आप कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में आ जाता है, आपने फ्लो चार्ट्स बनाने, आपने रेलेवेंट स्टैट्स और फैक्ट्स कोट करने हैं, और कोट्स जो हैं अलग अलग मशहूर बुक्स के या बुक एनालिसिस आपने देने हैं। और वो सब कुछ आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। हमने पूरा अपना कोर्स उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं, कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर जो है वो बेसिकली किस सब्जेक्ट के साथ आप कह लें एक ओवरलैप करता है। सबसे ज़्यादा तो आप कह लें इंग्लिश ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको एक जो है ना आपका बूस्ट होगा ये दोनों सब्जेक्ट्स। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यूएस हिस्ट्री में ऑब्वियसली आप करंट अफेयर्स के साथ अगर आप देखें तो यूएस हिस्ट्री का जो है वो पेपर स्पेशली वो बहुत ही सिमिलर का कभी कभी तो आ जाता है। तो आगे हम बात करेंगे व्हाट विल यू बी प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स। ठीक है, आप लोगों को जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे स्लाइड, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। ठीक है, सब आप पूरे सारे एक एक टॉपिक की। फिर आपको नोट्स मेकिंग टेक्निक बताया जाएगा। इवेल्युएशन आपकी अनलिमिटेड होंगी, आपने अभी करवाना है, कल करवाना है, जब भी आपने इवेल्युएशन करवानी है आप मेरे से इवेल्युएशन करवा सकते हैं। नोट्स मेकिंग में आपको खुद बताऊंगा, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा किस तरह नोट्स बनाने। पेपर अटेम्प्टिंग मैंने आपको भी बताई है, फर्दर डिटेल डिस्कशन इस पर अलग लेक्चर भी रखेंगे हम। उसके बाद इवेल्युएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इवेल्युएशन करवा सकते हैं अपनी। इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए 24/7 जो है मैं अवेलेबल हूँगा, और बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी इसी तरह आपके लिए अवेलेबल होंगे। और स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे दिखा सकते हैं कि जी ये देख लें अगर नोट्स सही हैं कि नहीं है, तो उसमें आपको एक फर्दर मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद ये तो बहुत ही इम्पेरेटिव है कि रेलेवेंट रीडिंग वाचिंग मटेरियल जो है हमारा, ये और नोट्स,
ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर लेक्चर के साथ साथ, ताकि आपकी जो है वो एक नॉलेज बिल्ड होती जाए। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है और वैल्यूएशन जो है आपकी वो कंडक्ट की जाएंगी रिगरसली ऑन द पैटर्न ऑफ एफपीएससी। अच्छा, नाउ हम एक सैम्पल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सैम्पल टॉपिक हमने आपके लिए प्रिपेयर किया ताकि आपको पता लग जाए कि जी आगे हमारी क्लासेस किस बेसिस पे और किस तरह कंडक्ट हो जाएंगी। तो ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है जिसका नाम है डाइसेक्टिंग कोविड-19 रेमिफिकेशंस ऑफ द अनफिनिश्ड पेंडेमिक ऑन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान। तो जब इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या है कोविड-19 के वर्ल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट्स कोविड-19 के क्या है, तो उसमें सबसे जो वाज़ेह इम्पैक्ट है वो वो ये है कि पीपल हैव बीन पुश्ड टू पॉवर्टी। इसमें ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जी 88 मिलियन पीपल हैव बीन पुश्ड टू पॉवर्टी एट द एंड ऑफ 2020, और तकरीबन 150 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 2021 के अंदर जो है वो और पॉवर्टी में पुश हो जाएंगे, जो कि बड़ा एक डेवस्टेटिंग नंबर है। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जिसमें हम बात करते हैं कि 5.8 टू 8.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ गया है ग्लोबल इकोनॉमी को अब तक। इसमें कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर्स भी लॉस हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इकोनॉमी डेवस्टेट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्रीज रेमिटेंसेस की, कि 14% डिक्लाइन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रेमिटेंसेस में हो चुका है। उसके अलावा हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस एंड जॉब्स है, जिसमें हम ये देखते हैं कि 26 मिलियन लोगों ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया था कोविड की वजह से यूएसए के अंदर। तो विच इज उसके अलावा जो है 1/3 जो कंपनीज हैं दे हैव बीन शिफ्टेड टू डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द वेक ऑफ कोविड-19। जैसा आपको पता लग रहा होगा कि काफी जो है डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं बिजनेसेस और कंपनीज। तो ये इम्पैक्ट है हमारा बिजनेस और जॉब्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की कॉस्ट उस तरह से काफी मुल्कों में बढ़ चुकी है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड जो मुल्क है हमारे, उसमें काफी जो है हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ चुकी है और हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जी राइज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये एक बड़ा एक वाज़ेह इम्पैक्ट है कि राइज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह से हुआ कि आप सुनते हैं कि जी फाइजर है, तो मॉडर्ना है, और जॉनसन एंड जॉनसन है, और इस तरह से हमारा और भी एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड है। तो इनके इन्होंने एक तो वैक्सीन प्रोवाइड किया, और इनके अगर आप एक एनालाइज करें तो इनकी शेयर इंक्रीमेंट जो है वो भी साथ साथ काफी बड़ा है। और इनकी जो हमने शायद उस तरह से सुना भी ना हो इनका नाम, लेकिन अब जो है कोविड के साथ इनका हमने नाम जो है वो और दूसरे दिन हम न्यूज में सुनते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है। फिर हम क्लोजिंग क्लासरूम्स देखते हैं कि जी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ गया है। तो ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल एक टाइम पे, जब पूरी दुनिया में एक फर्स्ट वेव के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था तकरीबन 1-2 महीने के लिए। तो उसमें हमने देखा 1.2 बिलियन चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल एंड दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। उसके अलावा हम डिजिटल इनक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, जहां हम देखते हैं कि डिजिटल इनक्वालिटीज आपने अपने आसपास भी देखी होंगी कि किस तरह से हर घर में उस तरह से इंटरनेट या लैपटॉप या मोबाइल फोन्स की सर्विसेज नहीं थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हमने देखा डिजिटल डिवाइड था पॉपुलेशन के अंदर। ये विद इन पाकिस्तान भी एंड ग्लोबली भी अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये इस तरह से था। उसके अलावा हम जेंडर डिस्टिंक्शंस की बात करेंगे कि जेंडर डिस्टिंक्शंस किस तरह से हुई है। अब इसमें ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसकी इंक्रीमेंट हम देखते हैं कि बहुत हाई रही है। तकरीबन आप कह लें कि हर मुल्क में, फॉर एग्जांपल चाइना की अगर मैं बात करूं तो 300% कोट किया जाता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ा है, क्योंकि मर्द और औरत पूरे पूरे महीने या 2 महीने घर के अंदर मतलब बंद रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी होती है उसमें, फिर सारा कुछ होता है। तो उसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर काफी इंक्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जनवरी 2021 में तकरीबन 250,000 अमेरिकन वुमेन हैव बीन फायर्ड, या आप कह सकते हैं कि हैव बीन लेट ऑफ बाय देयर एम्प्लॉयर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जेंडर डिस्टिंक्शन या जेंडर इनक्वालिटी किस तरह से आई है कोविड की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिजिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, होम टू मोर एंड मोर पुअर, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रही है, फ्रिजिलिटीज हैं, जिसकी वजह से इन टर्न जो है वो गुर्बत भी बढ़ रही है।
फिर हम ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल का ये है कि एक टाइम पे अप्रैल 2020 में 90% जो है वो एयर ट्रैफिक वो सस्पेंडेड, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है बिल्कुल। ये इससे पहले जो है वो हमने नहीं देखा हिस्ट्री में कि इतना एक टाइम पे पूरा ट्रैवल रुक जाए। उसके बाद हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो टूरिज्म जो है वो बड़ा अफेक्ट हुआ है विद इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड एज वेल। तो इस तरह से टूरिज्म का एक साथ ही साथ हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी देखें, आप खुद भी अगर एनालिसिस करें तो जो होटल इंडस्ट्री है, जो होटल्स हैं और रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, उसमें मतलब वो बिल्कुल एक तरह से खाली पड़े हुए थे। उसमें इतना उनको टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में तो बिलियंस ऑफ लॉस हम देखते हैं कि उनको इतना इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ है कि उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनको ग्लोबली लॉस हो चुका है। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो हम अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर कि चैलेंजेस क्या हैं कोविड-19 के विद रेलेवेंस टू पाकिस्तान। तो अब कोविड-19 का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान में जब आया है, तो वो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो एक बड़ा एक फ्रैक्चर्ड सिस्टम है। 1 to 2% ऑफ जीडीपी जो है इस पे स्पेंड किया जाता है, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो 10 to 11% है, और डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेड जो स्पेंडिंग है वो तो इससे भी ऊपर है। तो ये हम देखते हैं, और अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर कंबाइंड विद लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। तो जिसमें एक सर्वे के मुताबिक जो वायरस था वो 10% जो है वो मोर डेडली करार दिया गया है गरीबों के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में ये देखते हैं कि एक स्टेटिस्टिक के मुताबिक 0.6 बेड्स एंड 1 हेल्थ प्रोफेशनल वर अवेलेबल पर 1000 पेशेंट्स। मतलब 1000 पेशेंट्स के लिए 0.6 बेड, एक बेड से भी कम, और एक हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल है सिर्फ, जो कि डॉक्टर होगा या नर्स होगा। तो इतनी बुरी हालत है हेल्थ केयर सिस्टम की हमारे, जो कि बड़े एक डिसमल सिचुएशन है। उसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनल रेजिस्टेंस आपने देखा होगा कि जी जब कोविड आया, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव चल रही है। तो इसमें यह है कि इंटरनली हमारे लोग जो हैं, हमने लोगों ने कहा नहीं जी ये तो सिर्फ ये ऐसी ही है, ये कुछ भी नहीं है, कोविड तो सिर्फ एक जो है फिनोमेना, ये सिर्फ वेस्ट का है और चाइना का है, किसी ने कहा कुछ है। तो ये हमने देखा कि बड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, लोग माने ही नहीं। अभी भी लोग आप देखते हैं कि एसओपीज पे उस तरह से अमल नहीं करते। काफी लोग जो है इसको कहते कि ये है ही नहीं। उसके बाद हम लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। हम देखते हैं कि कोविड आया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में किस तरह से जो है वो मिसकम्युनिकेशन थी। प्रोविंशियल ने लॉकडाउन लगा दिया तो फेडरल ने कहा कि नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से बड़ी एक हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं थी हमारी गवर्नमेंट लेवल्स के अंदर। फिर इकोनॉमिक डाउनट्रेंड देखते हैं कि हमारे 2020 की ईयर में जो है हमारा जीडीपी इतना प्लंज कर गया था कि वो नेगेटिव में चला गया था, -0.4%, विच वाज फोरकास्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के बाद के ऊपर जाते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा। और इसमें हम बात करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ कोविड ऑन ग्लोबल पेंडेमिक और ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ऑर्डर क्या हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली बात की है कि इंटरनल डिसरप्शन हुई है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 5.8 से लेकर 8.8 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी को, और 7 to 10% श्रिंकेज इन ग्लोबल जीडीपी हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म हमने देखा है इंडिया, फ्रांस और यूएसए जैसी कंट्रीज में, और भी कंट्रीज में, जिसमें नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को जो है प्रोवोक किया गया, कोविड के साथ कॉम्प्लीमेंट किया गया उनको कि जी हम जो है नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को उजागर करते हैं, ताकि एक कोविड के ऊपर से फोकस भी हटे लोगों का, और उस तरह से वो जो है मतलब शुरू में तो ये कोशिश की गई, लेकिन इवेंचुअली ये भी फेड आउट हो गए नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट भी हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा यूएस में जो है वो ट्रम्प ने पहले नहीं उसको एक्सेप्ट किया उस तरह से कोविड को, उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, मास्क ना पहने। इंडिया में भी इस तरह से जो उनका मोदी एक स्ट्रॉन्ग मैन पर्सनैलिटी है, उसने भी इसी तरह किया कि लॉकडाउन जो है वो एकदम से लगा दिए, और जिसकी वजह से उनके बड़ा इम्पैक्ट हुआ जो गरीब तबका है। उसके बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको कहूँगा कि इसको आपने बड़ा ही गौर से सुनना है, वो ये है कि ग्रोथ इन कोविड इन्फोडेमिक या फेक न्यूज। इन्फोडेमिक होता है कि जी अब हम देखते हैं कि फेक न्यूज की जो है वो कोविड में भरमार हो चुकी है। फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस हम देखते हैं, फेक न्यूज हम मीडिया के ऊपर देखते हैं
कि आप ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लें तो वैसा हो जाएगा। इसकी वजह से इसको हम एक टर्म इसको डिनोट जो किया गया है वो इन्फोडेमिक कहते हैं कि मतलब अजीब सी खबरें हम देखते हैं, कभी कोई कह रहा है कि कोविड है ही नहीं, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कोविड का क्योर ये है, कोई कह रहा है कि इसका कोई क्योर नहीं है। तो एक बड़ी एक डिस्क्रिपेंसी रही है इस चीज के अंदर भी। तो अब हम बात करेंगे कि रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी एक तरह से कोविड को कहा गया है। तो स्टीफन वॉल्ट जो है वो इस बारे में ये कहता है कि जी कोविड-19 विल आल्सो एक्सेलरेट द शिफ्ट इन पावर एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो स्टीफन वॉल्ट कौन है? स्टीफन वॉल्ट एक प्रोफेसर है जो कि फॉरेन पॉलिसी में लिखता है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन या आर्टिकल्स अगर फॉरेन पॉलिसी के पढ़ें तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स लिखते हैं स्टीफन वॉल्ट। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जी वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कोविड ने एक्सेलरेट कर दिया, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो कि हम देखते हैं इवेंचुअली राइज ऑफ चाइना में और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में किस तरह राइज हो रहा है, इंडिया का भी राइज है। तो उस तरह हम काफी देखते हैं कि पेंडेमिक ने किस तरह एक्सेलरेट कर दिया है इस पूरे सिनेरियो को। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि डिक्लाइन रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं हम। जो कि डब्ल्यूएचओ को शायद उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। डब्ल्यूएचओ आज भी आप देखेंगे कि उनके रोज के अलर्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, बट जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं, या उनको दे डू नॉट पे हीड टू इंस्टीट्यूशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, शायद उसकी रेलेवेंस को वो उसकी कदर नहीं करते। जिसमें हमने यूएस भी देखा, उन्होंने फॉरेन अपनी फंडिंग जो है वो रोक दी, फिर डब्ल्यूएचओ से उन्होंने एग्जिट कर गए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डिक्लाइन रेलेवेंस रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बिलिजरेंट चाइना के बारे में, जो कि इनकी अब पिछले साल और इस साल भी हम देख रहे हैं कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है इसको, कि बड़ी असर्टिव किस्म की डिप्लोमेसी इनकी जो है वो हम देख रहे हैं। जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने पिछले साल जो है ताइवान के अंदर वेसल्स जो है अपनी वॉरशिप्स के थ्रू रोक ली। उसके बाद हम हांगकांग में देखते हैं इन्होंने नए सिक्योरिटी लॉज जो है वो पास किए। उसके बाद हम देखते हैं कि साइबर ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और फिर मशहूर जमाना जो हमारा लद्दाख वैली का क्लैश था इंडिया के साथ, इनका चाइना और इंडिया का, जिसमें ये था कि उनका गलवान वैली में भी उनकी एक फाइट हुई जिसमें सोल्जर्स मारे गए दोनों साइड्स के। तो ये हम देखते हैं कि चाइना का ये जो उभरता हुआ रूप है वो हम इस कोविड पेंडेमिक के दौरान काफी एक्सेलरेट होता हुआ नजर आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्पलीफाइड रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ने जितना यहाँ पे एक्सेलरेट हुई है, एडवेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो शायद हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ कि हर चीज़ को डिजिटलाइज किया गया है, बिजनेसेस को, एजुकेशन को, ऑफिस को, हेल्थ को, हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है देव मेड अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूज, इसी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूज है उसमें हम इंक्रीमेंट देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स के अब्यूज किया गया है, लोगों के ऊपर सर्वेलेंस टेक्निक्स, उनकी प्राइवेसी ब्रीच की जा रही है, उनके ऊपर सर्वेलेंस टेक्निक्स यूज हो रही हैं। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के इस अथॉरिटेरियन जो लीडर्स हैं या कंट्रीज हैं, वो किस तरह से अपना जो है वो एक इन्फ्लुएंस या sway कायम और ज्यादा करना चाह रही हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिन्यूड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। अच्छा जी, बहुत सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स ने हम देखते हैं कि लिखना शुरू किया है कि अभी तो ये कोविड-19 का एक पेंडेमिक है जो कि साल 2 साल 3 साल में इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, बट द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि हमारा एक बड़ा पेंडिंग और लूमिंग थ्रेट है, वो जब हमारे ऊपर आएगा तो वो कैसा होगा। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट्स ने थोड़ा सा ये किया है कि वो दोबारा से क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हाँ जी, अगर क्लाइमेट चेंज आता है तो इट माइट बी इवन मोर डेविस्टेटिंग फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी की फैक्टर्स क्या होंगे पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले की फैक्टर होगा। जियो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द ब्लेंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि किस तरह इसका ब्लेंड होता आ रहा है, और ये एक बड़ा की फैक्टर होगा डिटरमाइन करने का पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। फिर हम बात करते हैं एक बड़ा ही जबरदस्त टर्म है जो कि रॉबर्ट कपलान ने भी यूज किया था, इसको हम गेटेड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। गेटेड ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम रॉबर्ट कपलान कहते हैं कि जी द पेंडेमिक इज द हिस्टोरिकल मार्कर बिटवीन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द सेकंड।
जो कि ग्लोबलाइजेशन 2.0 का नाम देता है। गेटेड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली रॉबर्ट कपलान कहता है ये है कि कंट्रीज विल बी हेजिटेंट टू ट्रेड एंड टू कम्युनिकेट, टू इंटरैक्ट। तो उस तरह से ग्लोबलाइजेशन में कहता है होगी, लेकिन एक गेट लग जाएगा उसके बीच में, जिसको वो नाम देता है गेटेड ग्लोबलाइजेशन। तो उस तरह से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ पीपल है, शायद उस तरह से ये ना रहे। इसके बाद जियो पॉलिटिक्स तो एक नेवर एंडिंग चीज है। जियो पॉलिटिक्स जो इन द रिसेंट पास्ट हम देखते हैं इसकी रेलेवेंस मतलब हर साल के हिसाब से आप कह लें बढ़ती जा रही है। और फिर हम कहते हैं कि रिसर्जेंस ऑफ एड डिप्लोमेसी जिसमें मास डिप्लोमेसी की बात करते हैं। सबसे पहले आई थिंक चाइना ने जिस तरह इनिशिएट किया है इस पूरी चीज को, मास डिप्लोमेसी को इनिशियली उन्होंने बल्कि अब तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी हम बात करते हैं। इन दोनों टर्म्स का मतलब ये है कि मास डिप्लोमेसी बेसिकली चाइना ने किस तरह मास्क, हमने खुद देखा कि पाकिस्तान में उन्होंने डोनेट किए, फिर उन्होंने पीपीईज आइलैंड जैसी कंट्रीज में भेजे, यूरोप में उन्होंने भेजे। फिर उनका जो हुआवे का जो ओनर है जैक मा, उसने किस तरह से मेरे ख्याल 10 मिलियन पीपीईज और मास्क जो है वो यूरोप में के अंदर भेजे। तो इस तरह से मास डिप्लोमेसी इन्होंने यूज की। इसी तरह वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने देखा कि पाकिस्तान के पास जितनी भी वैक्सीन है दैट इज ऑल डोनेटेड और गिवन बाय चाइना। तो वो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है। उसके अलावा हम बात करेंगे जी मल्टीलैटरलिज्म की। मल्टीलैटरलिज्म भी बड़ा एक की फैक्टर होगा पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में, कि किस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करते हैं, ताकि एक आगे आने वाले अगर कोई इमिनेंट क्राइसिस है वो किस तरह टैकल हो सकता है। तो वो बड़ा पेंडिंग होगा उस चीज के ऊपर कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम करते हैं, किस तरह मुल्क जो है वो साथ में जुड़ के पॉलिसी बनाते हैं आगे ऐसे पेंडेमिक्स को टैकल करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं जियो टेक्नोलॉजी। जियो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है ज्यादातर कंट्रीज में मास सर्वेलेंस के लिए। इसमें मैंने आपको अभी बताऊंगा भी, मैंने वीडियो लिंक भी अटैच किया हुआ है और एक आर्टिकल भी अटैच किया हुआ है जिसमें एक एडवर्ड स्नोडन की वीडियो है और एक जो है वो युवाल नोआ हरारी की वीडियो है, जो कि जिसमें बात की गई है सर्वेलेंस के ऊपर। और कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू वेरी मच। मास सर्वेलेंस के ऊपर बात करते हैं कि कंट्रीज ने किस तरह से, फॉर एग्जांपल चाइना है, इजराइल है, इन्होंने कैसे अपनी पूरी पूरी पॉपुलेशंस को ट्रैक करते जा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम के ऊपर। उनकी प्राइवेसी भी ब्रीच हो रही है, उनको पता भी नहीं लग रहा। तो ये हम देखते हैं एक बड़ा ही खतरनाक फ्यूचर नजर आता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन वैसे भी इस पेंडेमिक ने खत्म होना ही है, लेकिन ये सर्वेलेंस टेक्निक्स कर्ब या कर्टेल होना जो है ये शायद बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूरा पूरा इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और ये पूरा पूरा अब सर्वेलेंस अपनी कर रही है अपनी पूरी पॉपुलेशन की। तो फिर उसके बाद हमने जैसे बात की है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बारे में मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव्स किस तरह से दोबारा से रिसर्च हो गए हैं। और अब हम अब हम देखते हैं रोल ऑफ पाकिस्तान इन द पोस्ट पेंडेमिक। प्लीज थैंक यू। फिर हम अब देखते हैं कि रोल ऑफ पाकिस्तान इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से रहा है। तो अब इसमें आई होप यू ऑल आर गिविंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। ये बड़ा ही मेहनत से हमने कंपाइल किया पूरे सारे एलिमेंट्स को इसमें डाला लेक्चर में। तो आई होप यू ऑल आर लिसनिंग ये एंड सर ये कोरोना वायरस है भी ये कि नहीं? अच्छा जी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पाकिस्तान इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जिसमें हम कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि कनेक्टिविटी इनिशिएटिव जो है वो नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान ट्राई भी कर रहा है कि रीजनल एक अपना रेलेवेंस कायम करे। उसके बाद हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को मल्टीलैटरलिज्म के अंदर इंगेज करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन द रीजनल लेवल बट एट द ग्लोबल लेवल एज वेल। उनको पाकिस्तान को जो है एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और इसी तरह ताकि आपकी एक ओवरऑल से भी बढ़े। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को अपना डायस्पोरा, जो लोग उनके बाहर रह रहे हैं,
हमारे उनको सेफ गार्ड करना है, लेवरेज करना है और उनको बूस्ट करना है एक तरह से। उसके बाद हमने देखना है कि हेल्थ केयर के अंदर कोऑपरेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, कि हेल्थ केयर के अंदर कोऑपरेशन दूसरे मुल्कों के साथ आप पॉलिसीज बनाएं, इनिशिएटिव्स लें, ताकि आपकी कोऑपरेशन बने हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो है हेल्थ केयर की सिचुएशन इट इज़ अबिस्मल। तो अब हम एक बात करेंगे 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड की। ये किताब है जिसका हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे, और ये किताब जो है लिखी गई है एक CNN के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, फरीद ज़करिया। आपने हो सकता है इनका नाम सुना हुआ हो। तो इनकी अभी आजकल बेस्ट सेलिंग बुक चल रही है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे कि ये किस तरह रेलिवेंट है, जो कि आप अपने पेपर में भी कोट कर सकते हैं उस तरह से। तो लेट्स सी व्हाट फरीद ज़करिया सेज इन हिज बुक। तो हम इसका थोड़ा सा हम क्रक्स की बात करेंगे, क्या इन्होंने 10 पॉइंट्स जो अपने बताए हैं इसमें। उसमें हम ये देखेंगे कि फरीद ज़करिया कहते हैं कि जी अल्टीमेटली द कंट्रीज आर ऑन देयर ओन। वो कहते हैं कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बन जाएं, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं, इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हम उनको कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है हम ये देखते हैं कि जब एक पेंडेमिक आता है तो सब जो है अपनी कंट्री के ऊपर इनवर्ड्स फोकस करते हैं। तो इवेंचुअली कंट्रीज विल बी ऑन देयर ओन। फिर हम ये देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट है दैट मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जी यूएस की गवर्नमेंट है जी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसिव किस्म की गवर्नमेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि पेंडेमिक ऐसा रेवेज हुआ है यूएस के अंदर कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई हैं, और केसेस जो है उनके वो नेवर एंडिंग हो चुके हैं एक तरह से। तो हम ये देखते हैं कि उसी ऑन द कॉन्ट्री हम ये देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने किस तरह से, एक छोटा मुल्क है, एक छोटी गवर्नमेंट है, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग के थ्रू बाय यूजिंग द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग की, और इवेंचुअली पेंडेमिक को, उनके बहुत ही लीस्ट केसेस हैं इनकी कंट्री में। तो इसी तरह और भी मुल्क की एग्जांपल्स हैं। फिर हम ये देखते हैं कि मार्केट्स, वो क्या फरीद ज़करिया कहते हैं कि जी मार्केट्स आर नॉट इनफ, एंड वो बात करते हैं कि गवर्नमेंट विल हैव टू प्ले मोर असर्टिव रोल इन द इकोनॉमी। कि तो वो कहते हैं कि जो नोशन फ्री मार्केट का नोशन है, न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं, वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 100% वही है जो हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक कह लें कि एक तरह से प्ले करेंगी वो। तो इसमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो ये एक सर्वे बताते हैं कि जी 2019 में गैलप का सर्वे किया गया था, जिसमें 43% ऑफ अमेरिकन ने ये कहा कि जी सम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म शुड बी प्रेजेंट इन द गवर्नमेंट या इन द कंट्री। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग भी चाहते हैं गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल हो, बिल्कुल फ्री मार्केट एंड न्यू लिबरल पॉलिसीज ना हो इकोनॉमिक। इसके बाद हम फरीद ज़करिया कहते हैं कि जी पीपल शुड लिसन टू द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट शुड लिसन टू द पीपल। ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि जितने भी नॉट ओनली हेल्थ एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और भी एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको जो है वो दे शुड पे हीड टू द पॉपुलेशन एज वेल। तो उसमें ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अपने हेल्थ एडवाइजर की नहीं सुन रहे, किसी और की सुन नहीं रहे, तो वो अपने ही चले जा रहे हैं, ना पॉपुलेशन की सुन रहे हैं। तो ये बड़ा एक ज़रूरी हो जाता है कि आपने अपनी आवाम के साथ कनेक्टेड रहना है, अपनी जो आपके एडवाइजर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि आप ऐसे पेंडेमिक्स को टैकल कर सकें सही से। फिर वो एक कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि लाइफ इज डिजिटल। वो कहते हैं कि जी अब जो आने वाली पूरी लाइफ है दैट विल बी डिजिटल, और हम ये देखते हैं कि द न्यू नॉर्मल इज डिजिटल, कि नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा हो चुका है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, या बच्चे जो हैं वो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। तो वो एक तरह से पूरा पूरा शिफ्ट जो है हमारा चीज़ों का, वो डिजिटल जो पैराडाइम है उसकी तरफ हो चुका है। और यही बात फरीद ज़करिया अपनी किताब में करते हैं। फिर फरीद ज़करिया कहते हैं कि एरिस्टोटल वाज राइट, वी आर सोशल एनिमल्स। अब एरिस्टोटल का एक आप कह लें एक सेइंग थी कि उन्होंने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इसमें फरीद ज़करिया इसको जो डाइसेक्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं कि जी इंसान जो है वो आइसोलेशन में रह ही नहीं सकता, और इंसान की इंटरेक्शन है, इंसान और जानवरों की भी इंटरेक्शन हैं, और जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक वायरस था, तो इस तरह ये जंप किया फ्रॉम एनिमल टू मैन, और फिर फ्रॉम मैन टू मैन। तो इसमें ये बात करते हैं कि मैन इज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स एंड वी कैन नॉट स्टे इन आइसोलेशन। उसके बाद फरीद ज़करिया बात करते हैं कि जी इनइक्वालिटी विल गेट वर्स। वो ये बात करते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती वैसे भी है अभी, और बढ़ती जाएगी
कोविड पेंडेमिक के बाद भी, जिसमें हम देखते हैं अमीर गरीब तबके का और भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और जो वेल्दी हैं वो और वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें जेफ बेजोस हैं, और जिसमें हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, वॉरेन बफे देखते हैं। तो इनके आप अगर प्रॉफिट मेकिंग देखें तो कितनी ज़्यादा हुई थी इस पूरे पेंडेमिक के दौरान, किस तरह इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की है। फिर वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड। इसकी दलील ये देते हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन इज अ, ये कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस व्हिच हैज बीन बिल्ड अप ओवर हंड्रेड ऑफ इयर्स, और ये इतना इंटरट्वाइंड है और इतना इंटेंगल्ड है हमारी जिंदगियों के अंदर कि ये इतना आसान नहीं है कि आप कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज बिकमिंग बाइपोलर। ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि चाइना और यूएस, ये जो है अब दो पावर्स जो है वो आपस में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बाइपोलर की तरफ जो है वो दुनिया हमारी जा रही है, और इवेंचुअली फ्यूचर देखते हैं कि दोनों हेड टू हेड आ रही हैं। फिर वो कहते हैं कि समटाइम्स द ग्रेटेस्ट रियलिस्ट आर द आइडियलिस्ट। इसमें ये आर्ग्यूमेंट ये पेश करते हैं कि रियलिस्ट थॉट है, उसने शायद लिबरल जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको ज्यादा बेहतर फायदा पहुंचाया है, बजाय इसके कि जो आइडियलिस्ट सिर्फ बनते थे और उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। तो ये इनका एक और आर्ग्यूमेंट है इसमें। तो ये था हमारा एक लेक्चर। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हर चीज़ का नहीं किया है, क्योंकि ये अलग से हम इन टॉपिक्स को बारी बारी पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये हमारा एक आप कह लें कि हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लेक्चर था, जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारे डायमेंशंस कवर हो जाएं। अब हम जो है आपके क्वेश्चंस को भी टेकअप करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए आपको भी शेयर भी मैं कर दूंगा कि लेक्चर अटैचमेंट्स मैंने आपके लिए बनाई है, जो कि हर लेक्चर के बाद आपको दी जाएंगी। देन दिस इज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट, जिसमें ये आपके वीडियो लिंक्स हैं 3 जो आपने देखने हैं लाजमी, ताकि आपकी इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो। इसमें रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं टॉपिक के मुताबिक, और फिर असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है CSS 2021 का, जो कि मैं आपका, अगर आप सॉल्व करते हैं, मुझे आप नेक्स्ट क्लास तक आप मुझे चेक भी करवा सकते हैं, और ये आपकी नेक्स्ट क्लास में ये पूरा जो CSS 2021 का पेपर है ये भी डिस्कस होगा। तो मैं आपको ये जो फाइल है वो भेज भी देता हूँ, एंड मैं स्क्रीन शेयरिंग को वो भी कर देता हूँ ताकि वी कैन टेक अप द क्वेश्चन नाउ। अच्छा जी, मैं 1 मिनट आपको फाइल शेयर कर दूं ताकि फिर हम लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, क्वेश्चन की तरफ बारी बारी। डायरेक्ट आप लोग अगर चाहें तो आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझसे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हेलो, सॉरी आपकी आवाज। पर आवाज आ रही है मेरी यहाँ? जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर थोड़ा ये पॉलिटिक्स डेफिनेशन बता दें, और ये सर मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है थोड़ा ये define करें। सॉरी सॉरी, आप अपना आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आप अगर प्लीज थोड़ा सा अपना, आई थिंक यू हैव टू फिक्स योर तो मैं कनेक्शन। क्वेश्चन नीचे इनबॉक्स में लिख देता हूँ। हाँ, इनबॉक्स आप चैट बॉक्स में लिख दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको एक और अगर चीज़ मैं दिखा सकूं आपको, अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आपको कोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इस तरह से आपने, और ये खुद भी आप अपने एंड से भी कोशिश करें कि आपने कोट्स इस तरह से बनाने। ये हमारे कोट्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपने खुद भी इस तरह से ये आप कोशिश करें कि इनको सेक्शनलाइज करके बारी बारी टॉपिक्स के हिसाब से आप देखें। इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में है, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इस तरह अलग अलग अफगान पीस प्रोसेस के बारे में। तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो ये है, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप अपने एंड से भी ये कोशिश करें ये चीज़ें करने की। उसके अलावा आपको ये टॉपिक वाइज जो आपके स्टैट्स और फैक्ट्स हैं वो दिए जाएंगे आपको। इस तरह से ये टॉपिक वाइज स्टैट्स और फैक्ट्स हैं, जिसमें आपके जेंडर स्टडीज़ के हैं, जनरल फैक्ट्स हैं, स्टैट्स हैं। आपने इकोनॉमी के आपके स्टैट्स फैक्ट्स हैं, सीपैक के स्टैट्स फैक्ट्स हैं, डेमोक्रेसी के स्टैट्स फैक्ट्स हैं, क्लाइमेट के हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आपका ये है। और दूसरा भी हम अपने बल्कि प्रॉपर्ली बुक एनालिसिस भी करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। आपको बुक एनालिसिस बारी बारी प्रोवाइड भी किए जाएंगे, ताकि आपको आसानी हो अपने पेपर में इन बुक्स को कोड करने के लिए। इस तरह से आपको बुक एनालिसिस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा जी, आप पूछते हैं कि जी व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स एंड मल्टीलैटरलिज्म। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स एक टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो कि मतलब इसको जियोपॉलिटिक्स और मल्टीलैटरलिज्म को अगर आप साथ देखते हैं तो मल्टीलैटरलिज्म इज बेसिकली कि आप इंगेज करें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल यूएन के अंदर आप इंगेज करते हैं, या आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल सार्क। तो ये मल्टीलैटरलिज्म के अंदर काउंट होता है। और जियोपॉलिटिक्स, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी बात करते हैं हम जियोपॉलिटिक्स ऑफ सीपैक। तो ये हम कहते हैं कि इसके सीपैक के पीछे क्या पॉलिटिक्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं चाइना के, क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, क्या इंटरेस्ट है ग्लोबल पावर्स के। तो ये बेसिकली जियोपॉलिटिक्स एक टर्म है जिस तरह से कॉइन किया जाता है ज्यादातर। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वसीम, अगर आपको कोई सवाल है तो यस कैन आस्क मी, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमने हमारे, अच्छा जी, विल इट बी बेनिफिशियल पाकिस्तान टू डेवलप रिलेशंस ऑन अ डिप्लोमेटिक लेवल विद इजराइल। अच्छा जी, ये एक इसको एक फिक्रे में बयान करना, इसको शायद इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह हम सेपरेटली बात भी करेंगे वैसे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान रोल इन मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स। लेकिन इसको एक एक दो टोक अंदाज में इसका कह देना है कि जी कर देनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके हम जब इस टॉपिक को लेके चलेंगे तो हम इसके प्रोज भी देखेंगे, हम इसके कॉन्स भी देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करता है इसराइल के साथ, तो वो किस तरह से बेनिफिट करेगा उसको, या किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसकी सेवरल बेनिफिट्स हैं, और मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान को उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान टू डेवलप रिलेशंस विद इसराइल। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर डाउटफुल अबाउट देयर इंग्लिश ग्रामर, जिनको थोड़ा सा डाउट है कि उनकी शायद इंग्लिश ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी हमने कोर्स स्टार्ट किया है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि सिर्फ 3000 रुपीज़ के अंदर आपका वो कोर्स है, जिसमें आप बेसिक अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, राइटिंग एक्सप्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी रिमाइंड करना चाहूँ कि कल से हमारी और भी क्लासेस हैं, कल और परसों, और इसी तरह पूरे वीक में चलेंगी डेमो क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन इज विल इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनली रीस्टार्ट पीस टॉक्स। देखिए जी, इंडिया एंड पाकिस्तान बैक चैनल पे अभी भी आपकी जो टॉक्स हैं वो चल रही हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से आपने देखा कि पीएम इमरान खान और पीएम मोदी के बीच में आपने देखा एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ, सारा कुछ हुआ।
उसमें आपने बीच में ये भी देखा कि सीज फायर भी हुआ आपका। तो वो एक आप ये देखते हैं कि पीस की तरफ जो है वो बातें चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया की पीस टॉक जो है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी और बड़ी क्रिटिकल और नाजुक सी रही हैं। तो आप कभी कह नहीं सकते कि अच्छा जी ये, जैसे आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में किस तरह से आप देखते हैं कि कश्मीर के रेजोल्यूशन के करीब आप पहुंच गए, लेकिन वो एकदम से ब्रेक ऑफ कर गया सारा कुछ। तो आप ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल रिलेशन है ना आपस में कि आप ये बता नहीं सकते इस तरह से कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन होपफुली दिल मूव टुवर्ड्स पीस एंड पीस टॉक्स इवेंचुअली, कि नेगोशिएशंस के थ्रू ही मसाइल सॉल्व हुए जा सकते हैं। इसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट Umair to post the Google form survey as well. And if you guys have any other questions, so you can do that as well. अच्छा जी, न्यूज़पेपर रीडिंग का भी बता दें। अच्छा यार, न्यूज़पेपर रीडिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसमें ये है कि न्यूज़पेपर आपने पूरा पूरा नहीं पढ़ना। वैसे तो रेकमेंडेड, आपने सुना भी होगा कि रेकमेंडेड न्यूज़पेपर डॉन रेकमेंड करते हैं सीएसएस के एस्पिरेंट्स को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि डॉन इज नॉट वेरी रेलेवेंट ऑल द टाइम। तो उसके लिए आप डेली टाइम्स भी शिफ्ट कर सकते हैं। रीडिंग का तरीका ये होगा कि आपने फ्रंट पेज देखना है, बैक पेज देखना है और इंटरनेशनल सेक्शन को देखना है। और इसके अलावा आपका आपका जो मेन पार्ट है जो न्यूज़पेपर का, वो एडिटोरियल एंड ओपिनियन होते हैं। तो वो जो है आपका बड़ा ही ज़रूरी पार्ट होता है एडिटोरियल ओपिनियन वाला। तो आपने वो ज़रूर हर अखबार का देखना है, मतलब ये जो भी आप पढ़ते हैं। उसके अलावा जो जैसे कि मैंने आपको फाइल भी भेजी है, तो इसमें मैं आपको पर्सनली इस तरह फॉरेन आर्टिकल्स भी भेजूंगा, लोकल जो न्यूज़पेपर है उनके आर्टिकल्स भी भेजूंगा, और यूट्यूब के लिंक्स भी भेजूंगा, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके एक ओवरऑल टॉपिक के बारे में, ताकि आप हर डायमेंशन में उसको, जो भी डायमेंशन आता है उसके हिसाब से उसको टैकल कर सकें। कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। दूसरा, आप हमारे बुलेटिन के आप हमारे हमने बाई वीकली बुलेटिन भी स्टार्ट किया है अपना, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक बाई वीकली बुलेटिन जो है हमारा हर वेडनेसडे और संडे को होता है, जिसमें हम यही कंपाइलेशन होती है वो डिफरेंट आर्टिकल्स की, और फॉरेन आर्टिकल्स भी होते हैं उसमें, डोमेस्टिक आर्टिकल्स भी होते हैं, तो वो डू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। और उसके अंदर हमने पूरा एक ओवर आर्चिंग किस्म का हमने एक कंपाइलेशन की हुई है सारी चीज़ों की, तो वो ज़रूर आप देखें, हमारे पेज पे वो मौजूद भी है। Any other questions are welcomed as well. Wasim, if you want to ask a question, you can. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो सिलेबस शेयर कर दें, मैंने लेट ज्वाइन किया है, और इस करंट अफेयर और पाक फेयर की जो पेपर की टेक्निक्स हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके बारे में बता दें। अच्छा जी, स्लाइड्स आप शेयर करने का मुझसे पूछ रही थी? नो सर, सिलेबस इसका जो है, जो जो अच्छा टॉपिक हम करेंगे ड्यूरिंग कोर्स, जी जी जी, सारे टॉपिक। मैं आपको वो अलग से भी आपको पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा, जो जो हमारी लिस्ट है ना, वो आपको पर्सनली भी मैं आपको सारी लिस्ट वगैरह जो भी आप लोग मांगते हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। तो उसकी आप टेंशन ना लें, सब्जेक्ट प्लानर भी आपको मिल जाएगा पूरा पूरा। तो वो दूसरा, मैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में बेसिकली आपका होता है कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के आपके टोटल हर पेपर के 7 सब्जेक्ट आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी। तो 7 क्वेश्चंस में आपने 4 उसमें से करने होते हैं, और 4 को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि 35 मिनट्स के अंडर जो है आपने हर सवाल लेके चलना है। और हर सवाल कि जो आपकी लेंथ है वो तकरीबन 5 to 6 पेजेस होने चाहिए, या आप जो साइड्स होती हैं पेजेस की 5 to 6 होनी चाहिए। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स इनकॉर्पोरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्लो चार्ट्स इनकॉर्पोरेट करें, ग्राफ्स बनाएं, मैप्स बनाएं, स्टैट्स और फैक्ट्स डालें, कोट्स डालें, इंटरेक्टिव किस्म की डायग्राम्स बनाएं, तो ताकि आपका पेपर स्टैंड आउट करे, क्योंकि एग्जामिनर के पास तो हज़ारों पेपर्स आने हैं, और उसमें से आपका पेपर जो है वो स्टैंड आउट करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको और भी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आपने मैप बनाना है
किस तरह से आपने फ्लो चार्ट बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी है, मैं आपको बल्कि वो पूरा सारा कुछ प्रोवाइड भी करूंगा। कोटेशंस किस तरह डालनी है, कौन सी कोटेशंस रिलेवेंट हैं टॉपिक के हिसाब से, कौन से स्टैट्स और फैक्ट्स रिलेवेंट हैं आपके टॉपिक के हिसाब से। अच्छा, मेरा यार ब्रीफ इंट्रो है, ये है कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट, और आई हैव बीन राइटिंग फॉर डिफरेंट newspapers, and I've written articles, and I've written on different issues as well. और मैंने हमेशा से नज़र रखी है अपनी मतलब शुरू से मेरा इंटरेस्ट था ग्लोबल अफेयर्स के अंदर और डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, और ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। तो इसी तरह हमने, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने डेजिग्नेट किए हैं, तो इसी तरह ये मेरा भी इस सब्जेक्ट में जो है वो अच्छी ग्रिप है, तो उस हिसाब से हमने इस सब्जेक्ट को लेके हम लोग चल रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही है, इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं हमारे। और जो जो मैंने आपको बताया है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड होंगी, अनलिमिटेड एवेल्युएशंस की, अनलिमिटेड कंसल्टेशन की, और इस तरह से आपकी 24/7 कंसल्टेशन भी होगी, ये हर सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है। और इसी तरह हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमीज एज वेल, क्योंकि हम जो सर्विसेज जितनी कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो शायद ही कोई प्रोवाइड कर रहा हो, जिसमें हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पेपर को, आपके मार्क्स फेचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए भी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारी अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमारा ये इनिशियल बैच है, तो हमारी लिमिटेड बेसिस के ऊपर है, क्योंकि आपको ये पता है कि इंडिविजुअल कोचिंग और इंडिविजुअल कंसल्टेशन तभी पॉसिबल है जब आपका एक लिमिटेड बैच हो। तो उसके लिए हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन, आपको सोबिया कॉन्टैक्ट अभी आपको भेज भी देते हैं, और आप उस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर करवा सकती हैं आराम से। और आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आपको जो फीडबैक फॉर्म अभी दिया गया है और एक और दफ़ा भी दिया जाएगा, वो भी आप फिल करें। और रजिस्ट्रेशन का बड़ा ही आसान तरीका है। और इस वीक और नेक्स्ट वीक हमारी अभी डेमो क्लासेस ही चल रही हैं, तो आप आराम से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। कोई और आपकी अगर क्वेरी हो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं हमसे किसी भी टाइम। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप टाइमली जो है अपनी, अगर आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप बुक रीडिंग के ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये अभी जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एनालिसिस भी दिया है, 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, और इस तरह की मैं और बुक्स भी आपको रिकमेंड कर दूंगा, तो आपको टाइम मिले तो आप वो पढ़ लीजिए। वरना अगर आप थोड़ी सी बंदे को होता है कि सुस्ती होती है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शौक नहीं होगा उस तरह से, उसके लिए हमने जो है वो बुक एनालिसिस भी लाएंगे, और बारी बारी आपको 2 या 3 मिनट में जो है वो हर बुक की एक रिव्यू दे देंगे, ताकि आप बुक्स को एसए में, पाक अफेयर्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कोट कर सकें। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन? जी बिल्कुल, आप जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप का, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप मेरा नाम बता सकते हैं कि जी अब मेरा नाम शहरियार अली ख़ान है, तो आप मेरा नाम लेके और वो इवेंचुअली मेरे पास आ जाएगी आपकी कॉल या मैसेज, तो मैं आपसे फिर इन कांटेक्ट हो जाऊंगा उस चीज़ के लिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सर आई एम जी सर, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई हैव टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पाक अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, और वेट फॉर बीइंग रेडी। अच्छा, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अभी से ना अपनी हैबिट्स डेवलप करना शुरू हो जाएं, क्योंकि आप एकदम से जो है बहुत सारा कुछ पढ़ नहीं सकते उस तरह से। तो आपका ये है कि आप अपनी हैबिट्स डेवलप करें, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, आप डॉन पढ़ना शुरू करें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको कवर होना शुरू की चीज़ें। और अगर आप दूसरा ये है कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि, क्योंकि सीएसएस के डायनेमिक शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द एनालिटिकल साइड, तो आप जो है यूट्यूब को एज मच रेफर करें उसको। उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे बताएं, वरना आपको मैं चैनल्स के नाम भी बता दूंगा कि आप वॉक्स को सब्सक्राइब करें, द इकोनॉमिस्ट को सब्सक्राइब करें, अल जजीरा को सब्सक्राइब करें आप। और इस तरह के जो चैनल्स हैं, मैं आपको और भी नाम बताऊंगा,
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लें, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। चीज़ों को देखना है किस तरह करना है। सर ऑलमोस्ट कितना टाइम माइंड में रखना चाहिए प्रेपरेशन के लिए? यार देखिए, आई थिंक 6 to 8 months आर सफिशिएंट फॉर सीएसएस प्रेपरेशन। और ये जो आपका टाइम है जो अभी से है, जो अप्रैल चल रहा है अभी आपका, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है आपका सीएसएस की प्रेपरेशन स्टार्ट करने का। आप अभी बड़ा ही ऑप्टिमम तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं आराम से। और इसमें कवर कर सकते हैं आप, इंग्लिश को कवर कर सकते हैं और कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिफोर टाइम ख़त्म हो भी जाएगी, और आपके फिर बल्कि आप रेडी होंगे सब पेपर में बैठने के लिए भी, मॉक एग्जाम्स के लिए भी। तो ये है इसके लिए। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी जनरल क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? मैं दोबारा रिमाइंड करता जाऊँ कि हमारी इस वीक और भी क्लासेस होंगी, जिसमें हमारी ऑप्शनल की क्लासेस भी हैं, और और भी क्लासेस हो रही हैं जिसको आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ सकते हैं। फॉर पार्क अफेयर्स विच इज सूटेबल, पार्क अफेयर्स की यार मैं स्पेसिफिक बुक्स, अब ये है कि आप स्पेसिफिक बुक्स में बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि पूरी पूरी आप किताबें पढ़ लें, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पार्ट हर बुक का पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, डिपेंडिंग अब पार्क अफेयर्स की डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उन डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आप अपनी डिफरेंट बुक्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ लें। बुक्स मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा बेशक, कि आप उनमें से एक एक चैप्टर पढ़ लें या इस तरह से पढ़ लें। लेकिन मैं आप ही को ये नहीं कहूँगा पूरी बुक्स पढ़ लें इस तरह से। अच्छा जी, सर हु विल टीच इंग्लिश एसे इन प्रेसी? अच्छा जी, ऐसे की हमारी कल डेमो लेक्चर हुआ था हमारा, और अभी हमारे पेज पे अपलोड भी हो जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा प्रेसी जो है हमारी 2 टीचर्स पढ़ाएंगी। एक तो मिस सैरा हैं, शी इज़ एन अमेरिकन प्रोफेसर, और शी इज़ बीन टीचिंग सिंस 25 ईयर्स। और दूसरी जो हमारी मैम है वो मैम समरा हैं, वो भी बड़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो दोनों हमारी जो प्रेसी की टीचर्स हैं वो बड़ी एक्सपर्ट्स हैं। और ऐसे की भी इसी तरह हमारी बड़ी प्रोफेशनल टीचर हैं, डॉक्टर हुदा। आप उनका लेक्चर भी रिव्यू कर सकते हैं जब वो पेज पे अपलोड होगा। अच्छा जी, आई एम फ्रॉम नास, डू वी गेट सम मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स इंटरव्यू और सम स्पेशल कोटा रिजर्व? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल कोटा है इस तरह से तो नहीं है कुछ। एक और चीज़ मैं रिमाइंड करता जाऊँ कि आपकी अभी हम, ये नहीं है कि आप इस सेशन के लिए रजिस्टर करवाते हैं तो बस इसके बाद आप जो है वो हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी पूरे साल के लिए, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं उन वर्कशॉप्स को। टॉपिक्स की वेबिनार्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशल क्लासेस होंगी, स्पेशल लेक्चर्स होंगे, उनको आप अटेंड कर सकते हैं, और आप पूरे साल हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। सिर्फ इस सेशन के लिए आप, ये नहीं है कि आप 1-2 महीने के लिए आप कनेक्टेड रहे और फिर जी ख़त्म हो गया। आप पूरे साल के लिए हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। आपको कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई आपने असाइनमेंट चेक करवानी है, वो आप पूरे साल तक टिल द एग्जाम डे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे उस तरह से। इसके अलावा कोई और आपकी अगर क्वेश्चन हैं तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अभी जो मैंने आपको दिखाया था स्टैट्स और फैक्ट्स की हमारी पूरी शीट थी। इसी तरह हर सब्जेक्ट में आपको स्टैट्स और फैक्ट्स और कोटेशंस वगैरह दिए जाएंगे, और पेपर अटेम्प्टिंग भी हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताई जाएगी। तो एक वो एलिमेंट भी है। राइट, आई थिंक if there are no more questions we can move towards winding up the session.
what will be the duration of the session? बिनिश, अभी तो इसको क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो शायद हमारे उस तरह से बहुत ज़्यादा स्पीड अप ना कर पाए उन चीज़ों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी लंबा सेशन नहीं होगा। इट विल बी अराउंड आप कह लें 1.5 महीना 2 महीना का सेशन होगा, और इसमें लेकिन ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सेशन होगा, और इसमें आपके सारे टारगेटेड जो टॉपिक्स हैं CSS के वो सारे कवर्ड होंगे। आपको कोई जो है वो आपको रिजर्वेशंस नहीं होंगी कि यार ये नहीं कवर हुआ, ये नहीं, वो सारे आपको कंप्लीट। अगर फॉर एग्जांपल कोई अपडेट भी हो जाए, फॉर एग्जांपल इस साल कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, वो आपको फिर अलग से भी हम कैटर करेंगे, अलग से हम स्पेशल लेक्चर कंडक्ट करेंगे, सारा कुछ होगा। Right. So I think we can we'll move towards winding up the session. You guys can fill up the survey form which has been provided to you. उसके अलावा आपको फिर सेकेंड CSS भी डन आफ्टर मैट्रिक? जी नहीं, CSS के लिए आपको बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है विद सेकंड डिवीजन। उसके बाद से प्लीज स्टार्ट द सेशन आफ्टर रमजान प्लीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए हमें भी अंडरस्टैंडेबल है, और इसी वजह से हम क्लासेस का ड्यूरेशन भी कम रखेंगे। हम 1 आवर के हमारी क्लासेस का सेशन होगा, और आप टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपके लिए नहीं रखेंगे, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम क्लासेस को उसकी टाइमिंग रखेंगे। राइट, फी स्ट्रक्चर या इट इज डिस्प्लेड, सारा कुछ आपको हमारा पेज के ऊपर डिस्प्लेड है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमारे CSS पैकेजेस भी हैं, और ये हमारी गारंटी है कि हमारे जो है मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स है मार्केट के अंदर। राइट, तो आई थिंक विल वाइंड अप द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, and I hope this session was enlightening for you guys. If you guys have any questions or queries further, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर, और see you guys in the next demo classes which are from tomorrow. So take care and have a great day. अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।